अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब तातीलात में हैं। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्ला एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया। क्या खिलाड़ी बगैर बल्ले के मैदान में उतरेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मुल्क में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी टर्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दीगर मामलात, इस पर बात की जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से समाअत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला था उसको दोबारा से बहाल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, क्या देखते हैं? अब क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे बैरिस्टर गौर जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑब्वियसली पहला तो ये है कि हम कल ही जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो मेरी नज़र में, अगर आप मेरी आइडेंटिटी ख़त्म कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ एज गुड एज़ कि आप मुझे मतलब बैन कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सवाल ये होता है कि जब आपने जिस बेस पे आपने इलेक्शन कमीशन ने इसका वो किया था, वो था एक ऐसे शख्स का जो अपने आप को मेंबर कहते हैं लेकिन पार्टी बुक्स में वो मेंबर नहीं है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वो मेंबर ने, उसके कहने ना कहने से वो दिखाते फिरते हैं एक अपना डॉक्यूमेंट के जो 2012 या 13 में हाई कोर्ट ने कहा था कि ये बानी मेंबर हैं। हम उनके बानी मेंबर से तो कभी हमने इख्तिलाफ किया ही नहीं है, लेकिन क्या वो इस वक्त एक्टिव मेंबर हैं या नहीं हैं, वो सवाल होता है। वो एक्टिव मेंबर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ही नहीं है। तो जब वो मेंबर नहीं है, हम उनको कैसे एक फॉर्म्स दे सकते हैं कि भाई ये आप हमारे साथ कर लो? उस बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन ने प्ली उठाई थी कि हमने इनके एतराज़ की वजह से आपको उठाया, वरना हमने चूंकि बाकियों का एतराज़ नहीं आया था तो हमने नहीं उठाया। तो यहाँ पे एक क्लियर बायस है ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए, बात ये हो जाती है, जब मैंने एक काम करना है तो मैंने अपने फाइल का पेट भरना है। उस फाइल के पेट भरने के लिए मुझे इससे मतलब नहीं है ये था या नहीं था, हमने उसको उठा के कर दिया। मेरे लिहाज से ये है कि इट वाज अ टोटल, आप लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में या जहां भी जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था पहले वेरीफाई कर ले कि वो मेरा मेंबर है या नहीं है। आप मेरे आके, हमारे पास हर पार्टी के पास कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होगी ना कि ये मेंबर है या नहीं है। हमने उनको एक लेटर दे दिया था, इशू कर दिया था। वो उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे, जो आजकल के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उनको एक लेटर भेजा था कि भाई आज के बाद ये ड्यू प्रोसेस हुआ, आपको हमने एक शो कॉज नोटिस दिया, आपने उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, हमने आपको पार्टी की जो बेसिक रुकनीत है उससे मुअत्तल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, या तो होता ना कि वो उसको चैलेंज करते। चले, आप अभी ये अकबर एस बाबर साहब की बात कर रहे हैं, 14 दीगर भी तो लोग थे, वो तो रुकन, उनमें से कोई भी नहीं है मेंबर, कोई मेंबर नहीं, कोई मेंबर नहीं है। अच्छा। हमारा देखिए, हम लोग जरा साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है। आप मेरा शनाख्ती कार्ड लेकर उस ऐप में डाल दें, आपको पता चल जाएगा कि मैं मेंबर हूं, कब से हूं, किस जगह से हूं। वो उस लिहाज से फिर आपको पता चल जाएगा। जब मैं मेंबर नहीं हूं तो फिर किस बात का मसला? देखिए, आप आते हैं, मैं जाके वोट डालना चाहता हूं, अगर मैंने अपना वोट रजिस्टर नहीं कराया, क्या मैं वोट डाल सकता हूं? नहीं। हाँ, नहीं डाल। शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास है ना, लेकिन वोट रजिस्टर नहीं कराया, क्या मैं वोट डाल सकता हूं? इसी तरीके से अगर मैंने अपने मेंबरशिप, मेरे पास मैं जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे आप वो दे दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो कहता है भाई ठीक है आप मेंबर नहीं हो, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आप मेंबर नहीं हो, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसे बंदे को फॉर्म दे देगी? नहीं देगी। मेरे रिकॉर्ड चेक करें ना, आप उसके रिकॉर्ड की क्या बात करें, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें। मेरे रिकॉर्ड में, मेरे ऐप में वो लोग मेंबर नहीं है, मैं उनको क्यों फॉर्म दूं, उनको एंटरटेन क्यों करूं? बात बनती है कि नहीं बनती? सिंपल सी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाना चाहिए। पहले तो मेरे ख्याल में ये चीज इस वक्त तक हल हो जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का खाली इस पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इन जनरल बायस है।
वो हर चीज़ के अंदर बायस दिखा रहा है। हम एक दफ़ा नहीं, हम 2 दफ़ा, हमने इवन सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये हम ब्यूरोक्रेसी से लेंगे, हमने पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों में वो बायस भी सामने आ गया कि जिस तरीके से वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है वो बायस प्ले कर रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आती जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बहुत ऑनरेबल जजेस हैं वो कहते हैं कि जी आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं 90%, ये तो खाली 25% है। मैं सवाल उठाता हूँ, आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था कि आप 90% की बात कर रहे हो कि ज्यादती हुई है, आपके सिर्फ 25% ज्यादती हुई है। आपको कहना चाहिए 1% ज्यादती भी क्यों हुई है। अगर एक इंडिविजुअल के साथ भी ज्यादती है, मैं 25% ट्रांसलेट करता हूं, अगर फर्ज करें 25% के साथ ज्यादती हुई है और ये 25% सीटें हम हार जाते हैं, 860 के 25% निकाले कितना होगा? 150-200 के करीब सीटें आ गई हैं। आप मेरी 200 सीटें मुझसे लेकर जा रहे हो, 25% सिर्फ। आपने बजा फरमाया किसी एक कैंडिडेट को भी अगर गलत तरीके से निकाला जा रहा नहीं होना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये पहली बार नहीं है, 88 में भी हमने देखा इसी तरह की सूरत हाल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस टाइम सफ़र किया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, उसके बाद इंतखाबात से कबल जो तलवार का निशान था वो आपसे लिया गया, तीर का निशान दिया गया। आप क्या समझती हैं 35 साल बाद भी आज हम उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जी शुक्रिया आदिल साहब। देखिए बात यह है कि पीटीआई के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेट्स नॉट कंपेयर दैट विद पीपल्स पार्टी और एनी अदर पार्टी। इनका इंटर पार्टी इलेक्शंस का मसला ये पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ था। उस वक्त भी इन्हीं के लोगों ने एतराज उठाया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, जिस पे पीटीआई के चेयरमैन ने जस्टिस वजी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई। उस तहकीकाती कमेटी ने ये कहा कि जी बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन सही नहीं हुए हैं। उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने जस्टिस वजीउद्दीन को ही फारिग कर दिया, लेकिन ये नहीं माना है कि इलेक्शन सही नहीं हुए। आज 10 साल बाद भी हम 2023 में वहीं पर खड़े हैं। अगर आप अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करेंगे और आप ये कंसीड करेंगे ईसीपी के सामने कि जी फला फला चीजें दुरुस्त नहीं हुई हैं, तो फिर क्या होगा? फैसला आपके खिलाफ ही आना है ना। बेहतर ये है कि ईसीपी को बुरा भला कहने की बजाय या ये कहने के बजाय हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप अपने अंदरूनी मामला तो दुरुस्त करें। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन तो करवाएं। देखिए तासुर तो इस वक्त ये जा रहा है जिस तरह जो एक लेमैन है जिसको ये लग रहा है कि जी बल्ला के निशान सिंबल वापस ले लिया, लोग कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई, लेकिन उसके पीछे क्या मुहरकात हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए, सेक्शन 209 और 210 के तहत ईसीपी ने फैसला ले लिया इलेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। अच्छा 210 में क्या है? आपने अपनी फंडिंग के सोर्सेज भी नहीं बताए हैं, जो कि आपसे बारहा पूछे जा रहे हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने 40 के करीब जो है सवालात रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, एड्रेस नहीं कर पाए ना, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरी, आपकी, इलेक्शन कमीशन की तो नहीं है ना। आप अगर नहीं एड्रेस कर पाए, उन सवालात के जवाब नहीं दे पाए, तो फैसला तो फिर जाहिर ही बात है यही आना था ना। अब बात यह है कि इंस्टेड कि आप यू स्टार्ट क्राइंग फाउल कि जी ज्यादती हो गई, सिंबल ले लिया, फला ले लिया, जो इनका तरीकेकार है, इनका रेटोरिक ही होता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। ये चाहे दूसरों के साथ कुछ भी करें, उनको बुरा भला कहें, जलील करें, उनकी तजलील करें, कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बात पे कोई अगर सही एतराज भी उठा दे तो ये शोर करते हैं। अब आप अपने मामला सही करें ना, आप मामला सही करें, आप सारे सवालात के जवाब देते, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने इलेक्शंस करवाते, तो आज ये हालात आपके लिए पैदा ना होते। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज का टाइम भी दिया था। हसन अयूब साहब ये बता दें कि बल्ला छिन गया, नौरीन रो रही है, क्या स्टेटस है नौरीन का कि चुप हो गई है? अच्छा पहले आप ये बताएं कि जब आपकी उनसे आपने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था, तो नौरीन रोई थी आपके साथ बात करते हुए? जी मेरे साथ बात करते हुए रोई थी। इलेक्शन कमीशन में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके बाहर आई समाअत के बाद, मेरे सामने वो रोई थी, बिल्कुल रोई थी। जी बिल्कुल। अच्छा खैर वो नौरीन ने रोना वहां से शुरू किया था, बल्कि इससे बाद भी उन्होंने रोया और वो रोने के साथ अब चुप हो गई हैं, ये बता दें। अकबर एस बाबर साहब एक शादी पर मिले, मैंने उनसे पूछा, जी अब मैं बात सुने ना, मैंने अकबर एस बाबर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी नौरीन के रोने का बड़ा ट्रेंड चला है, तो नौरीन फारूक साहिबा जो हैं वो अभी भी रोती हैं। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि फौजिया कसूरी साहिबा भी आपको याद है जब पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे और वो पार्टी को उनसे निकाला गया था, तो वो भी बड़ी आपदीदा हुई थी और रोई थी।
तो बेसिकली उन्होंने कहा चंद खवातीन कमजोर दिल की होती हैं और उनका दिल जो है वो बड़ा कमजोर होता है, रो पड़ती हैं, तो नूरीन इस तरह रोई थी। अच्छा, अब मेन बात सुने जी, बात ये है कि मैं सेकंड करूंगा शर्मिला, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा की बात को, कि ये मजलूमियत कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये उसी तरह प्ले कर रही है, ये मजलूमियत खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं लुट गए पिट गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरह साइफर के ऊपर खेले थे, ये उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह बैरूनी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट वाला खेल खेला था। तो ये बेसिकली हमेशा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, तो अब इनको एक बयानिया चाहिए, और इस मजलूमियत से ज्यादा, बेचारे से ज्यादा कौन सा मजबूत जो है वो बयानिया हो सकता है। लोग बेचारा करके वो वोट मांगेंगे, अदरवाइज तो इनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं। पहली चीज तो ये होगी जी। दूसरे जो मामलात हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से कि इनके पास से जो बैट चना है वो किसी का कसूर नहीं है, वो कसूर इनका अपना है। जब इनको मालूम है, बकौल जैसे सेनेटर हुमायूं मेमन साहब बात कर रहे थे, वही बड़े ऑनरेबल आदमी है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है, कभी इन्होंने लूज टॉक नहीं की, लेकिन इनके पीडीए के बहुत से लोग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि नामुनासिब है। जब इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनसे खुश नहीं है और ये उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज अदा कर चुके हैं, तो इन्हें ज्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने के, इन्होंने इतना लूज खेला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पेपर वर्क समझा, और फिर ये भी इस बात को इग्नोर कर गए कि मेंबर्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के ऊपर पीटीआई के अंदर ही जो इवन वकला का ग्रुप है वो भी खुश नहीं था। अभी जो इतलात मौजूद हैं कि शेर अफजल मरबत साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो कि साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी आपस में टिकट्स की तकसीम के ऊपर उनके तराजे हैं। अब यहां पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता है कि इस वक्त जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी, उनके मुकदमात जा चुके हैं बैक शेल्फ के अंदर, उनकी अब कोई अहमियत नहीं दे रहा उनको। अब सारा फोकस टिकट की तकसीम के ऊपर है और सारा फोकस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है कि मैं कितने माइक लगाकर कितने कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं। तो ये वकला की टीम जो है ये मरवा रही है उसी तरीके से जिस तरह तोशाखाना के इंतखाबात में इमरान खान को डिफेंस लिया ही नहीं था और उनको सजा हो गई। अब यही होगा कि जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इनको उन्होंने दुरुस्त तरीके से नहीं किया और इलेक्शन के लिए जो पार्टी सिंबल है वो हाथ से चला गया, और अब बतौर जमात पीटीआई शायद इंतखाबात में ना जा सके। चलें सदर साहब, एक चीज़ वैसे बज़ाहिर दिखाई तो दे रही है, एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश है। लतीफ़ खोसा साहब मुख्तलिफ तरह की बात कर रहे हैं, मरवत साहब हैं, बाकी लोग हैं, एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे, और तमाम जो फोकस है वैसे वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस तरह हमने देखा शोएब शाहीन साहब 3 रोज़ कबल अदालत में गए नहीं और बाहर अपनी टॉक करके चले गए और जजेस वहाँ से उठ के चले गए। देखिए इस तरह है कि मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन लीडरशिप है आप उसको हटा दें, उसके नीचे ये प्रॉब्लम एकदम सरफेस करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक जेन्युइन मसला होता है जो हर जगह इस वक्त मेन लीडरशिप जो ग्राउंड पे नजर आ रही है वो यही लोग हैं। एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए, लेकिन आप ये याद रखें कि ये एकदम लाया गया है क्योंकि आपकी जो हमारे लिहाज से जब आपको हाई कोर्ट्स कह देती हैं कि इस बंदे को छोड़ दो, जैसे मैं मिसाल देता हूं शाह साहब को छोड़ दो, आपकी इंतजामिया उसको दोबारा पकड़ लेती है 3 MPO के तहत किसी और चीज़ में या फलानी चीज़ में। मेरा सवाल उठता है क्यों? वो इसी वजह से ना, अगर शाह साहब होते तो ये कभी प्रॉब्लम ही ना होता, वो इसको हैंडल कर लेते, ठीक है। अब बात हो जाए जब मैं शर्मिला साहबा से एग्री करूंगा, लेकिन एक मिनट यहाँ पे ये देखें ना, जब शाह साहब बाहर थे उन पे उस तरह से केसेस नहीं थे, पकड़ धकड़ उस तरह से शुरू नहीं हुई थी, उस टाइम तो मौका नहीं मिला उनको कि आगे आने का, बल्कि एक बयान में दिया कि आज पीटीआई का अलम मेरे हाथ में, शाम को खुद ही उन्होंने बयान से अपने विड्रॉ हो गए। नहीं देखिए उनका वो था, हमने जिस लिहाज से बेसिस के लिहाज से ये किया था वो विड्रॉ इस वजह से होता है कि उनके ऊपर केसेस है और हमें ये डर हम सबको ये खदशा था कि शायद हमारे साथ अनबायसली इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो जो लोग भी जा रहे होंगे इलेक्शन में उनका सब चीज़ें उनके हाथ से हट जाएंगी, तो हमने अपनी तरफ से वो किया था। लेकिन मैं इधर बात कर देता हूँ, देखिए हम 1988 को और अभी को नहीं कर सकते। 1988 में आप लोगों ने तलवार ले ली लेकिन उनको तीर दे दिया, ठीक है, आपने उनको एक आइडेंटिटी फिर भी दी थी, तो वो एज अ पार्टी लड़े थे। और दैट हमें ये बिल्कुल बगैर आइडेंटिटी के कह रहे हैं कि आपने लड़ना है। अब बगैर आइडेंटिटी के लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
कि उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको वो करना वो मुश्किल हो जाता है, तो वी कांट कंपेयर दैट थिंग, इट्स नॉट। अच्छा, हसन साहब ने एक दो बातें की। हसन साहब ने कहा कि वो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ लोगों को प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिन्होंने एक गलती कर ली कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कर लिया। उस इलेक्शन में कोई 2,500-3 हज़ार लोगों ने जाके फिजिकली, बल्कि कोई 25-30 हज़ार लोगों ने फिजिकली वोट डाला। 2013 की बात है। इन्होंने जिक्र किया उसमें फौजिया कसूरी साहिबा का। फौजिया कसूरी साहिबा उसमें क्यों वो खफा हुई थी? वो इसलिए खफा हुई थी कि जो टाइम बार था, उस टाइम बार में उनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। हमारा उसका एक जो हमारा वो है कि ये डुअल नेशनैलिटी वाला ना हो, उस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अच्छा, जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे एक आध दो हलकों में जो परवेज़ खटक साहब की जो टीम थी, क्योंकि जो जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक का ग्रुप था, उन्होंने पैसे लगाए थे उस चीज के ऊपर था। वो एक दो जगहों के ऊपर उन्होंने कहा था कि इन जगहों पे किया था और परवेज खटक साहब जीते भी थे। खुलकर सामने आई थी, आपके लीडरान ने एक दूसरे पे खुल के इल्जामात भी लगाए थे। देखिए इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो इल्जाम लगे थे ना, बाकियों की तरह तो नहीं था कि यार मेरा बाप इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उस पे अमल नहीं हुआ। किसी की हिम्मत है कि आज जाके इन्वेस्टिगेशन करें कि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और उनके वो और इनके ये और 5-6 बंदों के अलावा कोई और आ नहीं सकता? किसी की हिम्मत है कि इन्वेस्टिगेशन करे कि वो 5 बंदे, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, क्या नाम है, मरियम साहिबा और 2 और बंदे जो उन्हीं के ही है, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करके? देखिए प्रॉब्लम ये है, इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि वो वो जो मिसाल होती है ना कि एक बाग में से सारे गुजर रहे थे, तो एक बंदे ने उधर से संतरी से पूछा कि मैं इसमें से जा सकता हूं? उसने कहा नहीं। उसने कहा ये सारे जो जा रहे हैं, उसने कहा इन्होंने कोई पूछा? मतलब ये हो जाती है कि जो सही काम करते हैं ना इस मुल्क में, उसको सजा मिलती है। और ये खाली उधर नहीं है, आप टैक्स में देख ले, जो बंदा टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स वाले और उसको जाके तंग कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो रडार पे ही नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छी काविश, एक अच्छी कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाई। दोबारा आप भी दूसरी बातों की तरह ही आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, इन सब के केसेस फॉरेन फंडिंग में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40,000 रसीदें दिखाई हैं, 40,000 रसीद। अगर उसमें से 5, 6, 10, 15, 20, 100 भी अगर किसी वजह से गलत हो जाती है, वो ममनुआ फंडिंग, उसको आप कॉन्फेंसेट करें, लेकिन इस चीज को अप्रिशिएट करें कि इन्होंने 40,000 रसीदें, इनमें से कोई 10 रसीदें नहीं दिखा सकता, 50 रसीदें नहीं दिखा सकता, उसके ट्रेल ऑफ मनी नहीं दिखा सकता। हमने जितने भी पैसे दिखाए वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए हैं, उसमें से कोई कैश हैंडलिंग नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए। दैट इज वाई उन लोगों ने उसको ट्रेस करके कहा है कि ये फलाने का चेक था, ये उसका चेक था, ये उसका चेक था, जो था गलत था उसको आप कॉन्फिस्केट करें, लेकिन जो सही था, जो 98% सही था, आप एप्रिशिएट करें कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक प्रॉपर तरीके की कोशिश कर रही है। शुरू में हम लोगों को 50-60 साल नहीं हुए, हम लोगों ने किसी के सर के ऊपर चढ़ के इस तरह नहीं आए कि 160 के सीटों की बजाय 80 सीटों वाले ने आके गवर्नमेंट बना दी, दूसरे ने बगैर नॉन पार्टी बेसिस पे आके वो इलेक्शन में आ गया और उसके बाद छांगा मांगा करके पीपल्स पार्टी को हटा के वो सारे। हम लोगों ने जेन्युइन तरीके से किया है, तो यू मस्ट एप्रिशिएट इन चीजों को। अगर आप हमें पता है, मैं बताता हूँ, आप लोग हमें मजबूर इसलिए से करके हम लोग भी वही उसी तरीके से 2 नंबरी करें, उसी तरीके से टैक्स छुपाएं, उसी तरीके से हर गलत काम करें जैसे बाकी सारे। चले बाकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो दोबारा आप दूसरी सियासी जमातों के ही उसी तरह ही आ गए, जिस तरह वो करवाते हैं आपने भी उसी तरह करा दिए। चले शर्मिला साहिबा, सिस्टम मजबूर कर रहा है, आप भी बेहतरी मतलब नहीं ला सके अपनी विद इन पार्टी। शर्मिला साहिबा ये बताइए, कभी बात कर रहे हैं सीट्स की, पंजाब में आप सुपर लाडला कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, नंबर्स कुछ इसी तरह आएंगे कि दोबारा मिलकर ही कोई हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो क्या लगता है आगे जाके साथ चलेंगे नून लीग के साथ? देखिए जी, सबसे अहम बात तो ये है कि इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ये इलेक्शन के बाद क्या होगा, कितनी सीटें आएंगी, कौन किसके साथ अलायंस बनाएगा, कोलिशन बनाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, और आपके जो मेहमान भी यहाँ बैठे हैं जो मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि इलेक्शन कौन लड़ रहा है? इलेक्शन तो सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है, मैदान में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जलसे हम कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन हम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में 10 नकाती एजेंडा हम लेकर आए हैं। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा अपने मंशूर की। भाई क्या प्रोग्राम है आपके पास? हम कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो अहम तरीन है, क्योंकि वो मायूस है, उसका सबसे बड़ा चंक है रजिस्टर्ड वोटर्स के अंदर। हम कहते हैं कि जी हम उनके लिए एक यूथ सेंटर्स बनाएंगे,
हम उनके लिए कैरियर काउंसलिंग करेंगे, हम उनको स्टाइपेंड देंगे जब तक उनकी नौकरियां नहीं होती, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स करेंगे। हम कहते हैं हम लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। ये एक आम आदमी की जरूरत है क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हम कहते हैं हम घर बना के देंगे। हम कहते हैं हम BISP को मजीद बढ़ाएंगे, उसका जमरा, उसमें मजीद खानदानों को इंक्लूड करेंगे। हम कहते हैं कि जी हम मजदूर कार्ड देंगे, हम हारी कार्ड देंगे, जहां पर हम रीडायरेक्ट करेंगे उन सब्सिडीज को जो अमीर आदमी को मिलती थी, लेकिन अब वो हम गरीब किसान को देंगे। हमारा तो दस्तकाती एजेंडा है। लेकिन मुझे बताइए PMLN का मैनिफेस्टो किधर है, PTI का मैनिफेस्टो किधर है? ये अवाम के अंदर क्यों नहीं है? ये आपस में मेल मिलाप, ड्राइंग रूम की जो सियासत हो रही है, इस तरह तो इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। इलेक्शन तो लड़े जाते हैं जब आप अवाम के अंदर जाते हैं। क्या एजेंडा है आपके पास कि आप इलेक्शन लड़के आएंगे और अगर आप जीत गए तो आप किस तरीके से आवाम की खिदमत करेंगे? कोई बता रहा है इसमें से? मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बाकी तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, टिकटें ही डिसाइड नहीं हो रही हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है। अवाम की बात कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा बात कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा होगा, किस तरीके से बेरोजगारी में कमी आएगी, किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, किस तरीके से आप ये जो महंगाई का बोझ है ये अवाम के सरों पे से आप उठाएंगे, किस तरीके से आप इस मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। Nobody seems to be talking about this. So where are the elections? ये कैसे इलेक्शन है भाई? मैं तो डॉन की आर्टिकल आज पढ़ रही थी, ओपिनियन जाहिद हुसैन साहब का, जहां पर उन्होंने लिखा है द गेम इज ऑन। अब आप उसको पढ़ लें, उसमें आपको पता चल जाएगा जी हो क्या रहा है, कि सिलेक्शन होने जा रही है कि इलेक्शन होने जा रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है कि इलेक्शन हो रहा है कि सिलेक्शन हो रही है। हसन अयूब साहब, आप पर एक तनकीद भी होती है कि आप ट्वीट करते हैं बानी PTI के हवाले से, केसेस के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, अगले रोज़ उसी तरह के फैसले आ जाते हैं। ये कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि कोई एनालिसिस ऐसा करते हैं? देखिए, बात यह है कि आप केसेस को फॉलो करें। ज़्यादातर तो मेरी ट्वीट्स जो हैं वो तो मुकदमात के हवाले से ही हैं। तो मुकदमात के हवाले से अगर आप उनको फॉलो अप सही तरीके से करें और कोशिश करें तो यकीन करें आपकी भी जो है वो आपके अंदाजे ठीक साबित होंगे। इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो फैसला जज साहब ने करना है, या फिर बता दें कि जज साहब से मेरे को ताल्लुकात हैं या कभी मैं उनको मिला हूँ तो फिर तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आप प्रिडिक्ट कर लेते होते हैं कि ये 2+2 क्या नतीजा निकलेगा, वो 4 ही होगा, वो आपको पता है, या 2-2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो बेसिकली अब जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि किसी और जमात में अगर हिम्मत है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के दिखाए, तो सर मैं बड़े मुदबाना तरीके से, मेरे बड़े भाई हैं, उनको बताऊंगा कि जमात इस्लामी आज से नहीं दिहाइयों से उनके जो इंतखाबात होते हैं इंट्रा पार्टी के, उससे बेहतर इंतखाबात कोई भी पोलिटिकल पार्टी ना करा सकी है, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े फेयर इंतखाबात होते हैं, और कभी उन इंतखाबात के डिस्प्यूट्स नहीं हुए, बल्कि वो एक रोल मॉडल हैं और PTI के लिए भी रोल मॉडल है। अगर आपने कॉपी करना है तो उनको कॉपी करें, और ठीक तरीके से हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए तमाम सियासी जमातों के अंदर, बशमूल मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम एंड PTI एंड रिमेनिंग ऑल अदर्स, जितनी 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, हर एक के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। अच्छा, चले आप ये बता दें कि जो नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो कितने मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से? बस फर्क ये है कि वो पेपर वर्क है, और उस पेपर वर्क के अगेंस्ट कोई बंदा इलेक्शन कमीशन में नहीं गया, और इनके पेपर वर्क के अगेंस्ट इनके लोग जा चुके हैं। जैसे सेनेटर हुमायूं साहब फरमा रहे थे कि यानी जो लोग गए हैं वो इनके मेंबरान नहीं हैं, यानी 1 दर्जन से तो ज्यादा लोग हैं। अच्छा, लेकिन एक जो वो कह रहे थे कि जी हमने निकाल दिया अकबर एस बाबर साहब को, तो बकौल अकबर एस बाबर साहब जो उन्होंने मुझे बताया है कि 2017 में जब स्क्रूटनी कमेटी वाला मामले पर ये उसके खिलाफ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको एक मिला था कि आप इनकी मेंबरशिप मंसूख नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस बंदे ने पार्टी के अंदर होने वाली करप्शन को और बेजाब्तियों को हाईलाइट किया है, इसलिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बकौल उनके कि उनके पास सुपीरियर जुडिशरी से इंडोर्समेंट मौजूद है कि वो मेंबर हैं। तो जब ये चीज़ अगर फैसला हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से उस फैसले का एहतराम करना चाहिए। ऑर्डर इन फील्ड है, या उस फैसले को चैलेंज करें, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो रिव्यू फाइल करें। तो ये उसका वे और तो ये है, एक चीज़ तो ये। दूसरी मैं ये बात करना चाह रहा था कि PTI का बतौर जमात अब इंतखाबात में जाना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी उनके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 9 जनवरी को, वैसे जो मेन अपील लगी है डीबी के सामने वहां पर समाप्त होनी है, तो उसके बाद ही बात क्लियर होगी। लेकिन पीटीआई को जो इस वक्त उनके लिए वक्त की उनका मेन फोकस होना चाहिए, वो फोकस ये है कि आप अपने अंदर लड़ाइयां खत्म करें। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है तो मुथे दो, ना कि आप आपस में बिखरें। और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, बड़े मतलब जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इतनी जो है वो लड़ाई शुरू पड़ी है पीटीआई के अंदर कि आप देखेंगे कि कल कुछ दिनों बाद ये लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे। ये इलेक्शन तो अभी नजदीक आए नहीं है, यानी आप देखिएगा जब टिकट्स के भी फैसले होने जा रहे हैं 13 तारीख के करीब, तो आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी होंगी। और अभी यानी एक लावा उबल रहा है। फिर आप मुझे कहेंगे कि आपको कैसे मालूम था, ये शायद मैंने जाके लड़ाई करा दी है पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर हालात बहुत खराब हैं। अभी अगर इन्होंने काबू ना किया तो कल इनका तमाशा पूरे रोड पर लगेगा। चलिए जी सेनेटर साहब, ये मशवरा आ रहा है आपको, ये सब नून लीग को एडवाइस नहीं करते सोशल मीडिया के हवाले से, आपको भी एडवाइस कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने कहा था 5 करोड़ दें, पीटीआई सोशल मीडिया से गायब हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी से ज़रा काबू पा लें। मशवरा दिया उन्होंने आपको, ये बताएं कि बानी पीटीआई नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है, तो इलेक्शन कितना आसान होगा आपके लिए? देखिए, अगर 5 करोड़ पे आप सोशल मीडिया कर सकते हैं तो फिर 5 करोड़ आपका क्या मतलब है? अलीम खान के पास प्रॉब्लम नहीं, कोई 5 करोड़ उनके लिए कोई हैसियत रखता है? जहांगीर तरीन के पास 5 करोड़ है, कोई मसला रखता है? 5 करोड़ आजकल की दुनिया में 5 करोड़ है क्या? 15 से 20 करोड़ तो तकरीबन अगर आप देखा जाए तो जो लोग कहते हैं वो तो हर एक ये सेनेट में करने के लिए जिसके खिलाफ हम लोग हैं, हम लोग ने क्यों कहते हैं कि सेनेट में ओपन इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि उसमें वो जो रेफरेंस आता था कि जो छांगा मांगा की जो झलक आती थी वो चीज़ ना हो, लोग वो अपना ज़मीर पैसों पे ना। सेनेट इलेक्शन की बात ना करें, आपके दौर था, कैमराज निकले वहां पे सेनेट इलेक्शन में, यूसुफ गिलानी वाले टाइम पे जो कुछ हुआ। देखिए इसमें ये बात ये है, क्यों कैमरा निकले? इसीलिए कि ताकि कोई अपना वोट बेचे ना। एग्रीड? उसके पीछे नीयत ये नहीं थी कि हम किसी को वो करें, उसकी नीयत ये थी कि कोई हमारे वोट खरीदे ना, कोई बंदा अपने आप को बेचे ना। मैं तो ये समझता हूँ हमारी असल मतलब कैमरास आपने इसलिए लगाया कि कोई वोट बेचे ना, लेकिन वोट की सीक्रेसी भी तो है। मुझे एक बात बता ना, मुझे एक बात बताए, क्या सीक्रेसी? उस सीक्रेसी के मैंने क्या करना है जो बेच देता है? कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने 20 सिटिंग एमपीएस को निकालते आपने किसी पार्टी को देखा है कि उन्होंने गलत जगह पे वोट डाल दिया? उन 20 को आपने यूं खड़े खड़े निकाल दियो? कभी किसी को देखा? इतनी बड़ी हिम्मत करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया जो होता है ना, सोशल मीडिया अगर इतना ही अनइम्पॉर्टेंट होता, इतना ही उस लिहाज से, मतलब अगर मेरा मैं हसन साहब को एक बिजनेस देता हूँ, ठीक है, बिजनेस प्लान देता हूँ। बिजनेस प्लान ये है कि ये 5 करोड़ इन्वेस्ट करें और कोई 60, 70, 80 हज़ार अपने, ज्यादा भी नहीं, मिलियंस में भी नहीं, 60, 70, 80 हज़ार या बहुत ज्यादा हो तो 1 लाख अपने मेंबर बनाएं 5 करोड़ में से। आसान है ना? और उसके बाद ये वीलॉग करें, उन सबको कह के क्लिक करते रहे, कितने पैसे कमा लेंगे? बहुत ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 महीनों के अंदर अंदर। तो इस तरीके की बात ना करें। ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया बेसिकली ये हर एक शख्स के पास। चलिए, हसन साहब को मशवरा आपने दे दिया, लेकिन ये जवाब दे दें, किस कानून के तहत आपने सेनेट इलेक्शन में कैमरास लगाए? आप कह रहे हैं कि आपने चेक करना था कि आपके जो वोटर हैं, आपके सेनेटर्स बिक जाएं या मामला ऊपर नीचे ना हो जाए। लेट मी से इट, मुझे वहां पे इतना जरूर पता है, मेरे सामने ही वहां पे, मैं उस वक्त एक गैलरी में था तो वहां से ये हटे थे। मैं ये समझता हूं अगर किसी ने लगाए थे, गलत किया था, नहीं होना चाहिए था। आप कंडेम कर रहे हैं उसे? मैं बिल्कुल, मैं हर गलत काम को मैं कंडेम, और आप मान भी रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट थी। देखिए, खाली पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं होती, और भी बड़ी मार्कात होती है इन चीजों में। उसमें सेनेट के अंदर जो लोग थे उन्होंने किया होगा, उस वक्त सेनेट की कोई और। चलिए, ये बताइए किसने लगाया? आपने लगाया? मुझे नहीं मालूम, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम, मुझे इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली अगर गलत काम कोई पीटीआई वाले भी कर रहा होता है, मैं उसको गलत को गलत ही कहता हूं। मैंने अपनी कब्र में जाना, मैं किसी सही गलत बात को सही नहीं कह सकता और सही बात को गलत नहीं कह सकता। मैं बास चीज़ों में मैं पार्टी पॉलिसी के साथ चलूंगा, लेकिन मेरी अपनी राय ज़रूर होगी कि क्या क्या नहीं है। हैविंग सेड दैट थिंग, चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइएगा कि इलेक्शन की डिले के हवाले से बात की जा रही है, मौलाना तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 8-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं। क्या वजह है कि आप लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त हो? देखिए जी, ये बात हमसे तो कोई हरगिज ना कहे कि हम इलेक्शन में डिले चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो शुरू दिन से इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन का शेड्यूल मांग रही थी। कोई और जमात नहीं मांग रही थी। सब कह रहे थे कि बस ठीक है जी, हो जाए नहीं हो जाए, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है। और मौलाना साहब पहले भी कह रहे थे, पहले इनका मंतक ये था कि जी सर्दी है, सर्दियों में इलेक्शन कैसे होंगे। हालांकि 3 बार पहले पाकिस्तान की तारीख में सर्दियों में इलेक्शन हो चुके हैं। अब जाहिर बात है कि जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो अफसोसनाक हैं। और ऑफ कोर्स बहैसियत एक पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, मेरी पूरी जमात की तरफ से मैं उन्हें कंडेम करती हूँ, लेकिन ये रीजन नहीं होने चाहिए इलेक्शन के डिले के हवाले से। 2013 में बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के 2 माह बाद इलेक्शन हुई इसी मुल्क में। बिल्कुल, साहिबा शहीद हुई थी, उस वक्त नारा लगा था पाकिस्तान ना खप्पे, आपको याद है जी। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे। 1 महीना इलेक्शन डिले हुए, लेकिन हुए इलेक्शंस। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अब बीबी साहिबा शहीद हुई थी। इस वक्त आप देखें कि अगर ऐसा माहौल कहीं आपको नजर भी आ रहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात हैं, तो 2013 में आप देखें पीपल्स पार्टी और एएनपी के हर जलसे के ऊपर बम धमाका होता था, शहादतें होती थी, एएनपी के लोग शहीद हुए हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए। सो मुल्क में इलेक्शंस होने दें खुदारा, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। 2008 में भी जरदारी साहब ने कायल किया मियां साहब को कि इलेक्शन में जाएं, ऑल तो खान साहब नहीं गए इलेक्शन में, उन्होंने कायल किया अपने जो सियासी जमातें थी। अब मौलाना आपके इत्तेहादी भी रहे हैं, मौलाना से कोई बातचीत नहीं हो रही इसके ऊपर कि उनके कायल कर सकें कि इलेक्शन का इनेकाद होने दें? बात नहीं है। एक सियासी शख्स को, एक सियासी जमात को खुद ये कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शंस हों और वो इलेक्शंस में जाएं, क्योंकि सियासतदान का काम ही है इलेक्शन लड़ना और फिर आके पार्लियामान में अवाम की खिदमत करना। अगर सियासतदान खुद ही इलेक्शन से भागेगा तो इस मुल्क में मुझे आप बताइए कि सियासी और मौशी इस्तेहकाम कौन लेकर आएगा? अगर हम यहाँ बैठ के बहस सियासतदान ये कहें जी इलेक्शन डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे करें और ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, नहीं। इस मुल्क में अगर आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, इस मुल्क में ये सियासी बहरान रहेगा, मौशी बहरान रहेगा, इंस्टेबिलिटी होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मईशत का पहिया नहीं चलेगा, लोगों का रोजगार नहीं पैदा होगा, गुर्बत में कमी नहीं आएगी, आपके इश्यूज आ जाएंगे, इंटरनेशनली आप आइसोलेट हो जाएंगे, IMF पैसा रोक लेगा, बहुत सारी चीजें। आप ये तो सोचें, ये कहने से पहले कि जी इलेक्शन डिले करवा दें, ये कहने से पहले आपको उस मुल्क की आवाम के बारे में सोचना चाहिए जिस मुल्क की आवाम आपको इलेक्ट करके आवाम में भेजती है। वो आपसे ये नहीं सुनना चाहती, वो आपसे सुनना चाहती है। हसन भाई ये बताएं, रावी क्या कहता है? मौलाना बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएं, बाखबर सहाफ़ी हैं आप, रावी क्या कहता है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं, मौलाना साहब ने एक अपना मौक़िफ़ रखा है, लेकिन बात यह है कि इंतखाबात तो हो रहे हैं और जो डेट है 8 फरवरी की, उसी पे इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाएंगे। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि वो सेनेटर हुमायूं मेमन साहब कह रहे थे कि जी वो जो कैमराज निकले हैं तो आपके लिए भी वो मामला क्लियर नहीं। मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूँ। वो सादिक संजरानी को तहरीक इंसाफ ने ना उनकी मशहूर ज़माना लियाकत की वजह से मुंतखब करवाना था, और आपको मालूम है कि यही लियाकत जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेंटर मुंतखब हुए थे तो उसके बाद एतमाद का वोट लेना था जो चेयरमैन PTI ने, तो उसके लिए भी यही लियाकत इस्तेमाल हुई थी। तो ये लियाकत का बड़ा रोल रहा है हमारे जो है ना, जो हमारे जो ताकत के ईवानों के अंदर, बिलखुसूस PTI के दौर में। तो वो लियाकत आज मौजूद नहीं है। वो जो लियाकत थी वो लियाकत PTI वो तमाम कानून साजी उसी लियाकत से होती थी, आप बजा फरमा रहे हैं। वो लियाकत बड़ी कारामद रही है। हाँ, तो वो आपको समझ आ गई ना। तो वो कैमरेज भी उसी लियाकत की वजह से आ गए थे। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन उस मामले की कैमरों की इन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया था, अगर आपको याद हो, लेकिन फिर उसी लियाकत की वजह से वो इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो ये अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो बात तारीख रकम कर जाती हैं। कभी आप रिसीविंग एंड पर होते हैं और कभी आप ज़द में आ जाते हैं, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। तो बात यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी, वक्त गुजर जाता है, किसी की सदा बादशाही नहीं है।
एक ही रंग में सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सदा बादशाही अल्लाह की है। आज कौन इक़्तिदार में है, कल कोई और इक़्तिदार में होगा, परसों किसी और के पास इक़्तिदार है, लेकिन हमेशा का इक़्तिदार जो रहेगा वो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। तो बात यह है कि इस वक्त भी मैं बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने को बेसिकली इस वक्त CBMs की ज़रूरत है। जो ये कर गुजरे हैं 9 मई के हवाले से, उसकी रिकवरी चाहिए इनको। अगर लड़ेंगे तो दीवार के साथ अब सर फाड़ने वाली बात है। जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनके साथ इज़हार लाताल्लुकी करें और अपना एतमाद जो है वो हासिल करें। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको किसी जगह से नहीं मिलनी, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको जहां से मिलनी है वहीं पर इनको अपने जो है ना CBMs करने पड़ेंगे, अदरवाइज कर लें जो कुछ करना है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी। सेनेटर साहब, एक तो IMF के प्रोग्राम के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका इस पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हमायत नहीं करेगी। इससे पहले हमने देखा जब सूबाई आपके जो वज़रा थे ख़जाना के तैमूर झगड़ा साहब और पंजाब में जो थे, तो उन्होंने शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो भी मंजर आम पे आई थी। क्यों IMF प्रोग्राम को सबूताज करना चाहते हैं? आपको किसने कहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका इस पर डिबेट, वॉइस ऑफ अमेरिका तो कहती थी कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी है थे, मतलब आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हम लोग उसके ऊपर ये जाके कहना कि जैसे बातें हो रही थी उसका कोई वो नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली साहब ने ऑलरेडी इसको टोटल तरदीद कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना है ना होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कि छोड़ रहे हैं, मे भी वही वाली बात जो जिस लियाकत की बात ये कर रहे हैं ना, मैं उसके बाद, लेकिन वो लियाकत बड़े इंटरेस्टिंग लियाकत है। ये वो लियाकत मतलब आप भी लियाकत को जानते हैं? एक मिनट, नहीं, मैं हसन साहब जानते हैं, मैं उनको सिर्फ वो थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ। ये लियाकत 2018 में नहीं आई। ये लियाकत अगर आप इस लियाकत को ट्रेस करें तो 160 सीटों की बजाय 80 सीटों वाली भी लियाकत थी। उसके बाद जो नॉन पार्टी बेसिस वाले लियाकत थी, उसके बाद 1990 लियाकत अली खान से लियाकत मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देख लेना, मैं उसी के लिहाज से कर रहा हूँ। देखिए हमारा प्रॉब्लम, असल जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनारियो के जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग इस लियाकत की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश की वजह से आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। अगर हम लियाकत से ज़्यादा अपनी कोशिश करें और लेट्स से जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें जाके ये कमेंट कर देना कि जी आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है या आपके नाम के साथ मोहम्मद क्यों लगा हुआ है, आप कबाइल से बाहर निकले, अभी ये तो आप मर्ज कर गए हैं, तो अब आप मोहम्मद मत लिखे, आप अपने नाम के साथ कुछ और रखें, ये चीज़ें सूट नहीं करती। मतलब दिस टेल्स मी कि यू हैव अ प्री डिटर्मिन्ड सेट माइंड। मेरा नाम जो मर्जी है, मैं सरदार लिखता हूँ, मैं उसका नाम जो मर्जी लिखता हूँ, नवाब लिखता हूँ, मैं उसमें अगर फ़ख्र करता हूँ और अपने शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। आई कांट डू दैट अनटिल अनलेस आप एक जजमेंट डालें कि आज के बाद पाकिस्तान में जिसनों के नाम ये थे उनसे उनके फैमिली वो चीज़ें हटा दी जाएं, उन लोगों को कर दे, तो फिर हम लोग सारे कर लेंगे। उसके बाद आप ये भी कहना शुरू कर दें ये जो गद्दी नशीन होती है उन सबको भी ख़त्म कर दें। उसके बाद आप ये भी कर दें कि सबसे बड़ी बात ये कर दें कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ चल रही है या अपने आप को इस्लाम के लिहाज से और किताब के ऊपर अल कुरान बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है या वो क्या हुआ है, ये भी नहीं वो करना चाहिए, लोगों ने लिखा हुआ है, आप उनमें से किसी को नहीं डिस्कस। देखिए हमने अगर इस पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसमें मुख्तलिफ बेडरूम्स हैं, हर एक बेडरूम में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर मैंने इस घर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करना और मैंने इस पूरे घर को ख़राब करना शोर शराबा करके, तो फिर वो जज जिसने एक शख्स के साथ भी ज्यादती होती है, हमने वो मिसाल सुनी हुई है कि मेरे ख्याल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में थी कि अगर वो दरिया के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा सो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, मुझसे अल्लाह ताला सवाल पूछेगा। तो अगर एक शख्स के साथ भी ज्यादती हो जाती है, 25% को छोड़ दे, एक शख्स के साथ भी ज्यादती हो जाती है, चीफ जस्टिस साहब सवाल आपसे होगा। सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जा रहे हो अगले जहां में या नहीं। सवाल तो ये आपने अपने आप से पूछना है। सवाल तो उस जुडिशरी ने पूछनी है कि जो कल को, इससे पहले मैं बिल्कुल इनको मानता हूं कि ही वॉज वन ऑफ द जजेस हु एक्चुअली रिफ्यूज टू टेक दी ओथ अंडर वो जो PCOs उस लिहाज से थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही वॉज डायरेक्टली मेड चीफ जस्टिस। ठीक है, तो मैं उस चीज को, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज नॉट ओनली PCOs, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आप साइन करके करें, आप बगैर उसके भी हो सकते हैं।
हम लोगों ने अपने फैसलों से, हम लोगों ने अपने एक्शन से, हम लोगों ने अपने अल्फाज से, हसन साहब को अगर आप कह रहे हैं कि वो खाली नून लीग को मशवरा नहीं देते, आपने किसी वजह से कहा होगा ना, उनकी ट्वीट्स पढ़ी होंगी, उनकी ट्वीट्स में कुछ बायसिज्म नज़र आती होगी, हो सकता है नज़र ना आती हो किसी और को, हो सकता है सिर्फ हमें नज़र आती हो। देखिए, होना ये चाहिए कि अगर मैं एक एंकर पर्सन हूँ, या अगर मैं एक जज हूँ, या अगर मैं एक ब्यूरोक्रेसी में हूँ, तो मेरे हर एक एक्शन से बायसिज्म नजर नहीं आनी चाहिए। इवन अगर मेरे दिल में बायस है भी, मुझे वो, जब मैं वहां बैठूं, उस मनसब पे बैठूं, मुझे उस बायसिज्म से अपने आप को बाहर निकालना है और उसके बाद जजमेंट करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरे ख्याल में वो एक सहाबा थे कि जिनको मेरे ख्याल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, को कौन थे कि जब वो मारने लगे तो उन्होंने थूक दिया, हजरत अली ना, तो उन्होंने कहा मैं माफ किया तुम्हें। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि पहले तो मैं तुम्हें फी सबिलिल्लाह कर रहा था, अब जब तुमने थूका तो मेरे अंदर भी गुस्सा है, तो मैंने कहा कि ये ना हो कि कहीं मेरी अपनी बायसिज्म इसमें आ जाए। तो देखो, आपको ठीक है वहां तक ना करो, लेकिन वो मिसालें हैं, मिसाल का मतलब है उसको अपनाने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। लेकिन यहाँ ये भी तो है ना कि शर्मिला फारूकी साहिबा के जब फैसले अपनी मर्जी के आते हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जब मर्जी के नहीं आते उस पे इस तरह तनकीद करते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तो पीटीआई का शेवा रहा है ना कि जब वो लाडले थे और जब उनको रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा था तो हर चीज अच्छी थी, हर इदारा अच्छा था, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए तो अदलिया भी खराब हो गई, फिर इलेक्शन कमीशन भी खराब हो गया, फिर नैब भी खराब हो गई, फिर जनाब किसी जज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने फौज पे हमला कर डाला 9 मई के ऊपर। जो जिस तरीके से उन्होंने अवाम को उकसाया और अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये तारीख में ऐसी गंदी मिसाल नहीं मिलती है। सो देखिए ना, इस किस्म की सियासत जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए, मुल्क के वजूद को नुकसान पहुंचाए, वो हमें गवारा नहीं है। देखिए, हमारा वजूद इस मुल्क से है, ये मुल्क है, इस मुल्क की मुसल्लह फौज है जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। आप कैसे अपने ही लोगों को उनके खिलाफ खड़े कर देंगे? देखिए, कोताहियां, शॉर्टकमिंग्स हर जगह, हर इदारे के अंदर होती है, काली भेड़ हर जगह होती है इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली रहे हैं आमिर, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने आइन को यूसर्व किया और इक़्तिदार पे आके विराजमान हुए, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप इदारों के खिलाफ खड़े जाएं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, ठीक है, हमें अदलिया से वो शिकायत है और आज अदलिया के पास एक सुनहरी मौका है कि वो बदनुमा दाग हटाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अदालतों पे हमला कर दें, जिस तरह माजी में होता रहा है, बहुत सी जमातों ने किया है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा अदालतों के सामने और अदालतों के फैसलों के सामने सरनगू रही है, लेकिन बाकी तो आप देखें ना पीटीआई ने कभी इनको माफ किया, ना पीएमएलएन ने माफ किया। तो ये हमने देखा है ना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी हमने देखे हैं ना, इसी मुल्क में देखे हैं, इसी दौर के अंदर देखें। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज आपके मर्जी के मुताबिक चलती रहे और इस मुल्क में अना की सियासत हो, मैं की सियासत हो, मैं नहीं हो सकता। अना की सियासत नहीं, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हसन अयूब साहब, आप लाहौर में मौजूद हैं, अयाज सादिक साहब और खुर्शीद शाह साहब में मुलाकात हुई है, काफ़ी चमगोइयाँ हो रही हैं इस मुलाकात पर, क्या खबरें हैं इस हवाले से? नहीं, वो रस्मी मुलाकात है, कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। जब कोई चीज़ें तय होंगी तो वो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात होगी और उसी में सारे मामला तय होंगे। ये मैं बात है, लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा था, जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे थे, तो ये वो वक्त भूल गए हैं कि जब अपोजिशन के लोग गिरफ्तार होते थे तो इनके लोगों से रिएक्शन लिया जाता था कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो आगे से जवाब देते थे कि कोई पूछे तो कहना खान आया था। यानी इन चोरों को, लुटेरों को, उनको चोर भी कह दिया। अभी अदालत में केस, अभी गिरफ्तारी हुई है, अभी अदालत में जाना है, चलान पेश होना है, कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, लेकिन अपने ऊपर जब जो केसेस बन रहे हैं उस पर इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। इनको वो अदालत चाहिए जो कहे गुड टू सी यू, और इनको वो अब जजेस की फैमिलीज चाहिए जो कहें कि कमबख्त, ये कमबख्त तो मार्शला भी नहीं लगाते। तो ये इनको अपनी जो है, जो ख्वाहिश के मुताबिक, जो इनको अपनी पसंद का इंसाफ चाहिए, इनको अपनी पसंद के जजेस चाहिए। अब माजरत के साथ इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अब उनकी बातों के ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन बात यह है कि उनके फैसले, उन्होंने वो काम कर गुजरे हैं जो कोई और जज नहीं कर सका। जो साबिक, जो गुड टू सी यू वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई, उनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो हसन भाई प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो चुका है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।